नमस्ते बच्चों। जो हमारा लेसन था सांवले सपनों की याद, जाबिर हुसैन द्वारा लिखा गया, जो हमारा बचा हुआ था उसका अध्ययन हम अभी करेंगे। उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई थी। उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद, मतलब उनकी जो जीवन साथी थी उन्होंने उसे काफ़ी उनकी सहायता की थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी और वह स्कूल के समय में उनकी मित्र थी, मतलब उनके साथ पढ़ती थी। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। वे प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाले पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उसने उनकी आंखें नम कर दी थी। आज सालिम अली नहीं हैं, चौधरी साहब भी नहीं हैं। कौन बचा है जो अब इस सौंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ स्पैरो। मुझे याद आ गया, D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा, मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। इस तरह से कि उनका सालिम अली की नज़रों में दूर तक फैली धरती और झुके आकाश जैसा जादू था। उन्हें प्रकृति में एक हंसता खेलता रहस्य पसरा दिखाई देता था। उन्होंने अपनी दुनिया परिश्रम से बनाई थी। इनमें उनकी पत्नी तहमीना का भी योगदान था। जो तहमीना है वह उनकी पत्नी थी। अब सालिम अली एक बार प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिले थे। वे केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाना चाहते थे। चौधरी चरण सिंह गांव की मिट्टी में जन्मे थे, इसलिए वे सालिम अली की पर्यावरण सुरक्षा संबंधी बातें सुनकर भावुक हो उठे थे। आज ये दोनों व्यक्ति नहीं रहे, मतलब दोनों का देहावसान हो चुका है। अब देखते हैं कि हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की चिंता कौन करेगा। सालिम अली की आत्मकथा का नाम है फॉल ऑफ द स्पैरो। D.H. लॉरेंस की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से प्रार्थना की गई कि वे अपने पति के बारे में कुछ लिखे। फ्रीडा ने कहा, मेरे पति के बारे में मुझसे अधिक मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया जानती है। लॉरेंस इतना खुला और सीधा सरल इंसान था। वो कहती है कि मेरी छत पर बैठी गौरैया मेरे से ज़्यादा उनके बारे में जानती है। वो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रंगों में, मेरी हड्डियों में समाया है, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गौरैया उसके बारे में और हम दोनों के ही बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बन रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीलकंठ की वह गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। जिंदगी के ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों की सुराग में ही निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम हैं सालिम अली, तुम लौटोगे ना? अर्थात यहाँ पर कहा है कि बचपन में गलती से सालिम अली के हाथों में एक गौरैया घायल हो गई। उनके हाथों से उसी दिन से वे पक्षियों की खोज में रुचि लेने लगे। प्रकृति के रहस्यों को जानने के लिए वे एक से एक ऊंचाइयां छूने लगे। मानो वे प्रकृति के प्रतिरूप बन गए। सालिम अली निरंतर भ्रमणशील रहे।
अखंड यायावर बने रहे, उनकी याद करके लगता है कि आज भी वे पक्षियों की खोज में निकले हैं और अभी गले में दूरबीन लटकाए खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। अर्थात यहाँ पर जो सालिम अली हैं वे किस तरह से प्रकृति प्रेमी थे और वे किस तरह से पक्षियों का ध्यान रखते थे उनके बारे में बताया है यहाँ पर। इसके कुछ प्रश्नोत्तर हैं और शब्दार्थ हैं, उसे आप अपनी कॉपी में नोट करें। प्रश्नोत्तर देखें। किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? तो एक बार बचपन में सालिम अली की एयर गन से एक गोरैया घायल होकर गिर पड़ी। इस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया। वे गोरैया की देखभाल, सुरक्षा और खोजबीन में जुट गए। उसके बाद उनकी रुचि पूरे पक्षी संसार की ओर मुड़ गई। वे पक्षी प्रेमी बन गए। दूसरा क्वेश्चन, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उनकी आंखें नम हो गई? तो सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने केरल की साइलेंट वैली संबंधी खतरों की बात उठाई थी, जिससे उनकी आंखें नम हो गई थी। तीसरा प्रश्न देखें। लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है? लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा जानती थी कि लॉरेंस को गोरैया से बहुत प्रेम था। वे अपना काफ़ी समय गोरैया के साथ बिताते थे। गोरैया भी उनके साथ अंतरंग साथी जैसा व्यवहार करती थी। मतलब वह गोरैया और लॉरेंस दोनों मित्र बन गए थे। उनके इसी पक्षी प्रेम को उद्घाटित करने के लिए उन्होंने यह वाक्य कहा कि मुझसे ज़्यादा गोरैया लॉरेंस के बारे में अच्छे से जानती है। आशय स्पष्ट कीजिए। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। अंग्रेजी के कवि D.H. लॉरेंस प्रकृति के प्रेमी थे। उनका जीवन प्रकृतिमय हो चुका था। उन्हीं की भांति सालिम अली भी स्वयं को प्रकृति के लिए समर्पित कर चुके थे, यहाँ तक कि वे स्वयं प्रकृति के समान सहज, सरल, भोले और निश्चल हो चुके थे। ख ऑप्शन देखिए। और यहाँ पर नैसर्गिक हो चुके थे, उसके दो प्रतिरूप हैं, प्रकृति में खो जाना, प्रकृतिमय हो जाना और प्रकृति के समान सहज और सरल हो जाना। ख ऑप्शन देखिए। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? इसका आशय यह है कि लेखक कहना चाहता है कि सालिम अली की मृत्यु के बाद वैसा पक्षी प्रेमी और कोई नहीं हो सकता। सालिम अली रूपी पक्षी मौत की गोद में सो चुका है। अतः अब अगर कोई अपने दिल की धड़कन उसके दिल में भर भी दे और अपने शरीर की हलचल उसके शरीर में डाल भी दे तो भी वह पक्षी फिर से वैसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके सपने अपने ही शरीर और अपनी ही धड़कन से उपजे थे। वे मौलिक थे। किसी और की धड़कन और हलचल सालिम अली के सपनों को पुनः जीवित नहीं कर सकती। आशय यह है कि उनके जैसा पक्षी प्रेमी प्रयासपूर्वक भी उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। अर्थात वे कहना चाहते हैं कि सांवले सपनों की याद पाठ में जाबिर हुसैन सालिम अली जी की अंतिम यात्रा में सम्मिलित हुए तो उन्हें सालिम अली जी के पार्थिव शरीर को देखकर रह रह कर उनकी याद आती थी। अब कोई ऐसी शक्ति न थी जो उनके हृदय की धड़कनों, भावनाओं को जीवित कर पा सके। अब सालिम अली जी के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। वे कोई गीत गाने के लिए जीवित न थे। उसके बारे में बताया। ग ऑप्शन देखें। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। तो इसमें जाबिर हुसैन जी ने सालिम अली जी के पक्षी प्रेम की गहराइयों को व्यक्त करते हुए कहा है कि उनका पक्षी प्रेम मात्र क्षणिक या बनावटी न था। उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को पक्षियों के प्रति समर्पित कर दिया था। उनका पक्षियों के प्रति प्रेम अथाह था। अर्थात यहाँ पर बताया गया है कि सालिम अली प्रकृति के खुले संसार में खोज करने के लिए निकले। उन्होंने स्वयं को किसी सीमा में कैद नहीं किया। वे एक टापू की तरह किसी स्थान विशेष या पशु पक्षी विशेष से नहीं बंध गए। उन्होंने अथाह सागर की तरह प्रकृति में जो जो अनुभव आए उन्हें संजोया। उनका कार्यक्षेत्र बहुत विशाल था। छठा क्वेश्चन है,
नहीं, पांचवा, इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं लिखिए। तो आप इसमें लिखेंगे कि लेखक ने अपने भाव विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए हिंदी खड़ी बोली को अपनाया। हुसैन जी ने प्रकृति प्रेमी सालिम अली की स्मृतियों को अपने शब्दों को बड़ी ही भावपूर्ण शैली में उतारा। उन्होंने स्मृतियों के सजीव चित्रांकन में कलम तोड़ रखी है। खड़ी बोली के अतिरिक्त तत्सम तद्भव अरबी फारसी भाषा के शब्द भी प्रयुक्त हुए हैं। जाबिर हुसैन जी ने सालिम अली के पक्षी प्रेम के साथ साथ प्रकृति प्रेम का भी चित्रांकन किया है। उनके इस वर्णन से सालिम अली जी की तस्वीर और व्यवहार सचित्र आंखों में उपस्थित हो जाता है। उन्होंने आम बोलचाल की भाषा से शब्दों को लेकर अपने भाव विचारों को संस्मरण में पिरोया है। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद से हमें साक्षात हुआ है। उनकी भाषा में रवानी है। उनकी अभिव्यक्ति की शैली आम पाठक के दिल को छूती है। उन्होंने मुहावरों का भी प्रयोग किया है, मिश्रित शब्दावली का प्रयोग किया है और उन्होंने जटिल वाक्यों का प्रयोग किया है, अलंकारों का भी प्रयोग किया और भावानुरूप भाषा का भी उन्होंने प्रयोग किया है। अब छठा लास्ट क्वेश्चन देखिए। इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो उसे सालिम अली अनन्य प्रकृति प्रेमी थे। उन्हें पक्षियों से विशेष प्रेम था। लेखक के शब्दों में उन जैसा बर्ड वाचर शायद कोई हुआ है। वे हमेशा आंखों या गले में दूरबीन लटकाए रहते थे। उन्हें दूर आकाश में उड़ते पक्षियों की खोज करने का तथा उनकी सुरक्षा के उपाय खोजने का असीम चाव था। वे स्वभाव से परम घुमक्कड़ और यायावर थे। लंबी यात्राओं ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया था। व्यवहार में वे इतने सरल, सीधे और भोले इंसान थे कि जटिल आदमी हैरानी में पड़ जाते थे कि क्या यही आदमी प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सालिम अली है। वे किसी भी बाहरी चकाचौंध और विशिष्टता से दूर थे। अर्थात यहाँ बताया कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, यह उनकी मूल भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। जाबिर जी ने उनका जीवन लीला को चित्रित करते हुए उनके व्यक्तित्व के बारे में लिखा है। पहले एक नज़र कमजोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। आगे लिखते हैं, लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। उन जैसा बर्ड वाचर शायद ही हुआ है। और लास्ट प्रश्न 7वां, सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी लिखिए। ये प्रश्न आप करें। ठीक है, इन सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखें और सॉल्व करें। ओके, धन्यवाद।